सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सुरेश का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई सामान्य व्यवस्था था। सुरेश दिन भर मेहनत मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी पैसे कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर सुरेश के माता पिता अंदर ही अंदर दुखी होते। हमारे पास ना घर है और ना ही अपनी कोई थोड़ी बहुत जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों और दुकानों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो कमलावती, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। सुरेश ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और ना ही किसी से बेईमानी की। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत पैसा कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुरेश हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका वक्त भी बदलेगा और उसकी सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सुरेश चंदूलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। चंदूलाल पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सुरेश अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि चंदूलाल बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। चंदूलाल को उदास देख सुरेश तुरंत चंदूलाल के पास गया और बोला, क्या हुआ जमींदार साहब, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सोहन की बात सुनकर चंदूलाल को गुस्सा आ गया और वो सुरेश से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब भाग्य का खेल है और मनुष्य को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में न हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुरेश की बात सुनकर चंदूलाल बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सुरेश, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिताजी की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद का था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी पर्यावरण की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात और बुरा वक्त भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। सुरेश, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। चंदूलाल, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी सदियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत चिंतित और परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सुरेश, अब तू ही बता मैं अब क्या करूं।
मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सुरेश ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सुरेश। सुरेश ने चंदूलाल को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर चंदूलाल सुरेश से कहता है, अरे वाह सुरेश, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का 2 हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का भोजन मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, ठीक है? सुरेश, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। सुरेश फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन सुरेश मोनू और सोनू नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने चंदूलाल की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट भरता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूर। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब चंदूलाल सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। चंदूलाल ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ सेठ जी। आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। सुरेश वहां से जाने लगता है। तभी मोनू और सोनू ने सुरेश को रोककर ये पता लगाने के लिए बोलता है कि चंदूलाल ने सुरेश को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सुरेश तुरंत उनके पास चला गया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि चंदूलाल हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले चंदूलाल सेठ के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनकी याद दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? चंदूलाल ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ चंदूलाल से बहस हो रही थी तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार मोनू सेठ और सोनू सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। चंदूलाल सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। मोनू और सोनू सुरेश की चौपल से भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मोनू अपने बेटे सोनू से बोला, सोनू, ये सुरेश तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। सुरेश बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। सुरेश ने मोनू और सोनू का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम मोनू और सोनू अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि सुरेश इतने देर तक भी काम कर रहा था। सुरेश भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है?
घर पर बूढ़े माँ बाप है, काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा। घर पर बैठ आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। इसके बाद मोनू और सोनू खेत को सुरेश के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब मोनू और सोनू अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है, हमारे पास इसके कागजात भी। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। यह लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो, अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी सुरेश वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, या पुलिस यहाँ क्यों आई है, क्या हुआ है? सुरेश, देखो पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? यह तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सुरेश, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया है, और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाढ़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसर फसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। सुरेश, मोनू और सोनू थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता है। कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूं, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। मोनू फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और सुरेश की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी सुरेश को बता दी। देखो सुरेश भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही चंदूलाल से हड़प ली थी। मोनू की बात सुनकर सुरेश ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। क्या कहा मालिक, आपने ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। मोनू ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी सुरेश को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद सुरेश ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी ही भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ सुरेश भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह जमीन या आप दोनों की जान? आना सुरेश, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थाने आर को बताइए कि ये जमीन सेठ चंदूलाल की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे सुरेश, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ चंदूलाल की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ चंदूलाल को। और जब चंदूलाल जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। सुरेश की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सुरेश भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और सुरेश ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत
चंदूलाल सेठ से लिया था। वाह, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो। नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सुरेश से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ चंदूलाल के यहाँ काम करता था। बोलो सुरेश, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, यह जमीन सेठ चंदूलाल की है। मोनू सेठ और सोनू सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। सुरेश की बात सुनकर थानेदार ने सुरेश से कहा, सेठ चंदूलाल को बुलाने के लिए कहो। सुरेश, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ चंदूलाल को बुलाकर लेकर आओ। सुरेश तुरंत जाकर सेठ चंदूलाल को बुला लेता है, परंतु चंदूलाल अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ चंदूलाल की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख मोनू ने सरपंच से कहा, तुम्हें एक नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर सुरेश से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ चंदूलाल की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन चंदूलाल की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन चंदूलाल की है। नहीं साहब, हमने चंदूलाल के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने चंदूलाल से कहा, अब बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मार कर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली। मैंने और सुरेश ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सके। चंदूलाल की बात सुनते ही दोनों बाप बेटे के पैर तले जमीन खिसक गई। ये हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। सुरेश को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि ये सब सेठ चंदूलाल और सुरेश की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे, और ये जमीन भी सेठ चंदूलाल को वापस दे देंगे। मोनू और सोनू दोनों सरपंच और सेठ चंदूलाल से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिरगिरा देख चंदूलाल ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ चंदूलाल ने अपना केस वापस ले लिया। चंदूलाल के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठी चंदूलाल जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है मोनू, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ चंदूलाल ने सुरेश को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। सुरेश, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वो जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो सोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ लालाराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।